जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा इससे है जी कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर अकाउंट विच मेक डिफरेंट, ठीक है, अमंग द कंपनी फाइनल अकाउंट और फाइनल अकाउंट, बिटवीन द कंपनी फाइनल अकाउंट एंड फाइनल अकाउंट। अच्छा, अब जो चीज़ डिफ़र करती है, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात कर रहे हैं कंपनी फाइनल अकाउंट की, तो जो मेन बात डिफ़र करती है फाइनल अकाउंट को कंपनी फाइनल अकाउंट से, यानी कि कंपनी फाइनल अकाउंट को फाइनल अकाउंट से, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सवाल पैदा होता है कि ये बनता क्यों है। याद रखिएगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंपनीज फाइनल अकाउंट। ये बात पहला पॉइंट आपने जहन में रखना। क्यों? क्योंकि there are many items which relates to planning and projections, ठीक है। सम पर्टिकुलर इवेंट्स के लिए आपको प्लानिंग एंड प्रोजेक्शंस रिक्वायर्ड होती है। जाहिर बात है, फिर उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस होना भी ज़रूरी है। अब उसके लिए देयर इज़ अ नीड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपके पास फाइनेंस की अवेलेबिलिटी होनी ज़रूरी है। फिर देखा जाता है कि आपके पास ऑलरेडी कितना फाइनेंस पड़ा है या कितने पैसे आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर एलोकेशन के लिए। अब एलोकेशन कहाँ आएगी, कैसे आएगी, वो प्लानिंग प्रोजेक्शंस क्या हैं, वो लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, ये जो प्लानिंग एंड प्रोजेक्शन होती है ना, ये इसमें आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है किसकी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है ना। ऑर्गेनाइज कंपनीज क्या होती हैं, सारे का सारा जो प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड की फॉर्म में अपने शेयर होल्डर्स को नहीं देती, बल्कि एक ख़ास हिस्सा उस पर्टिकुलर अमाउंट का अपने पास रख लेती है, ठीक है, जिसे हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग का नाम देते हैं। अच्छा, अब वो जो आपके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, इनकी फाइनेंस की अवेलेबिलिटी है, वो करंटली भी हो सकती है और प्रीवियस के रिगार्डिंग भी हो सकती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये तो थीम था। अब सवाल पैदा होता है कि इसे बनाया क्यों जाता है, किस किस मकसद के लिए यूज़ होता है। तो प्लानिंग एंड प्रोजेक्शन में जो पहली बात आती है, डिस्पोजल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जाहिर बात है, अब जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट जनरेट करेगी तो आफ्टर दैट वन देयर विल बी द पे बैक पीरियड एज वेल, कि जनाब जिन्होंने आपके साथ एफर्ट्स पुट इन किए हैं, फाइनेंस दिया है, ठीक है, अपना ब्लड इंक्लूड किया है, तो उनको भी तो कुछ रिटर्न में देना है, तो वो दैट इज़ डिविडेंड। एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा होता है एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर एक्सपेंसेस। ये मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करता हूँ आगे जाके ये क्या होते हैं। फिर एलोकेशन ऑफ अ सर्टेन फ्यूचर इवेंट्स, जैसे आपने पेंशन्स देनी है, डिबेंचर रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, तो इसके लिए भी इसका बनाना ज़रूरी होता है। फिर जो प्रॉफिट जनरेट किया होता है आप उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं। कैसे, वो भी अब मैंने आपके पास चलता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, याद रखिएगा ये जो टर्म अप्रोप्रिएशन है ना, इसके लफ्ज़ी मायने तकसीम पजीरी है। तो इस वजह से इसमें दो कॉलम्स जनरेट होते हैं। एक आपके लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ डेबिट साइड होता है जी, और दूसरी है जी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड इज डेल्ट फॉर द इनफ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफ्लो यानी कि पैसा आता कैसे, मैंने यहाँ बात की थी ना, चाहे वो प्रीवियस बात हो या चाहे वो करंट के फंड्स आपके पास अवेलेबल हो। सबसे पहले आपने इसमें जो, अब देखें ना, आपके पास कुछ होगा तो आप कुछ देंगे, तो होने के लिए सबसे पहले इनफ्लो होना चाहिए। एक सर्टन कॉस्ट के लिए सर्टन पैसे आप अवेलेबल कर रहे हैं, यानी कि कुछ पैसों को अपने पास आप गैदर कर रहे हैं, ताकि जो भी आपने फ्यूचर में एलोकेशन करनी है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ठीक है, उसकी मदद से आप कर सकें, ठीक है, ताकि आपके पास एक फंड्स की अवेलेबिलिटी हो। तो सबसे पहले उसमें बात करते हैं प्रॉफिट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, यानी कि ये बताया होता है आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था जो आपने नहीं तकसीम किया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड वन था। फिर उसमें आप ऐड इन करते हैं करंट ईयर का जो आपने प्रॉफिट जनरेट किया होता है, करंट पीरियड यानी कि करंट अकाउंटिंग पीरियड का कंपनी ने जो जनरेट किया होता है नेट प्रॉफिट, उसको शामिल करते हैं। जब इन दोनों पैसों को आप शामिल कर लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो यहाँ से आपको एक आइडिया जनरेट होता है कि आपके पास कितना फाइनेंस है जो आप पर्टिकुलर प्लानिंग और प्रोजेक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसकी एलोकेशन के लिए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए।
फिर यहाँ पे एक हो जाता है, बाज़ का तो होता है नो लॉन्गर रिक्वायर्ड के नाम से। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि मैंने एक अपने टैक्सेशंस के लिए अराउंड कोई 1 लाख रुपया रख लिया, ठीक है, लेकिन मेरा जो करंट पीरियड का टैक्स आया वो 75,000 आया। दैट मीन्स कि वो जो मैंने एलोकेशन की थी, यहाँ से पैसा निकला था, वो तो 75,000 मुझे चाहिए, तो 25,000 की मुझे ज़रूरत नहीं है, वो अगेन भी मेरे फंड्स में जाके शामिल हो जाएगा, तो वो भी आप क्रेडिट साइड पे ही लिखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक सर्टेन अमाउंट आ जाएगी जो आपको डिफाइन करेगी कि जनाब आपके पास कितने फंड्स की अवेलेबिलिटी है। अब इसके बाद आप जाएंगे आउटफ्लो में कि इस पैसों को आपने कहाँ कहाँ किस डिफरेंट हेड्स में यूज़ करना है। सबसे पहले एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर, अगर कोई पिछले साल की कोई पैसे आपके रह गए हैं तो आपने उसके ऊपर बात करनी है यहाँ पे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू मेंबर्स, यानी कि वो जो डिविडेंड की हमने बात की थी, ठीक है। अब थर्ड में बात है ट्रांसफ़र टू द रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, ठीक है, कोई स्पेसिफिक यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशंस की बात आ गई, ठीक है। इस तरह की सारी बातें आ जाती हैं, हमने उसकी तरफ जाना होता है, और लेटर ऑन आपके पास एक पर्टिकुलर बैलेंस यहाँ पे जनरेट हो जाता है जो री इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होगा, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको कंपनी फाइनल अकाउंट का यानी कि जो एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर 4 है उसका सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्सप्लेन किया है। तो आप ये वीडियो देखें, इससे रिलेटेड सवाल भी हम करते हैं। थैंक यू सो मच।